हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कैसे होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैशलेस क्लेम क्या होता है, रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है, कैशलेस क्लेम के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, क्वेरीज क्या होती हैं, किन स्थितियों में क्लेम रिजेक्शन होता है और नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ आपकी एडवाइस है, कुछ आपके सजेशन है, कुछ आपके प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं केजी तिवारी, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एक्सपर्ट। बहुत सारे क्लेम देखने के बाद, उनको हैंडल करने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाने का निर्णय लिया है। आज की इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लेम्स उस पर बात करेंगे। क्लेम कैसे मिलता है, कैशलेस क्लेम क्या होता है और उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है और उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, और सबसे ज्यादा जरूरी किन सिचुएशंस में क्लेम रिजेक्ट होता है, नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। ये वीडियो आपके हजारों लाखों रुपए बचा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। क्लेम दो प्रकार के होते हैं। पहला कैशलेस क्लेम। कैशलेस क्लेम में पैसा आपको हॉस्पिटल में खुद नहीं देना पड़ता है, बल्कि कंपनी सीधे हॉस्पिटल को पे कर देती है। दूसरा रिम्बर्समेंट क्लेम। रिम्बर्समेंट क्लेम में आप हॉस्पिटल में पैसा पहले पे करते हैं और बाद में कंपनी आपको पे करेगी। जब क्लेम्स की बात करते हैं तो उससे पहले नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन समझना जरूरी है। दोस्तों कोई भी क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में तभी मान्य होता है जब एडमिट होकर आप उसका इलाज करवाते हैं। तो अब एडमिट करने की कंडीशन क्या है और कौन डिसाइड करेगा कि एडमिट होने की कंडीशन है कि नहीं, या मुझे जब जरूरत लगे तब मैं एडमिट करवा दूं पेशेंट, इसको समझेंगे। सबसे पहले नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों बहुत सारे क्लेम नॉट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन कह के कंपनीज रिजेक्ट करती है। इसमें ज्यादातर वे क्लेम्स आते हैं जो छोटे होते हैं, जिनमें कुछ साबित नहीं हो पाता। कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं कि नॉट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन किन कंडीशंस में बनता है। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, 2 साल पहले की बात है, और उनके पेट में अचानक तेज दर्द उठा, तो डॉक्टर को दिखाने गए, हॉस्पिटल में बोला एडमिट कर लीजिए, उन्होंने एडमिट कर लिया। अब रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। पेट दर्द की दवा से भी सही हो सकता है, ओपीडी से भी सही हो सकता है। अगर उसमें गॉलस्टोन होता या कुछ और होता तो समझ में आता। खैर वो एडमिट हो गए। कंपनी ने तब भी अपनी तरफ से रिजेक्ट नहीं किया, एक तरफा रिजेक्ट नहीं कर सकती कोई कंपनी। उस केस को इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया, और जब इन्वेस्टिगेटर उनके प्राइवेट रूम में पहुंचता है तो क्या पाता है कि बेड पर उनकी वाइफ लेटी हुई थी और भाई साहब फोन पर बिजनेस डील कर रहे थे। तो आप सोचिए इन्वेस्टिगेटर कंपनी को क्या रिपोर्ट लिख कर देगा, बना कर देगा। ऐसे ही फीवर 102, डेंगू पॉजिटिव, लेकिन प्लेटलेट 1,78,000, 12 घंटे बाद 24 घंटे बाद फिर से वही 1,70,000 के आसपास प्लेटलेट या 1,80,000, और आपने एडमिट करा दिया सिर्फ डेंगू के नाम पर। तो ये नॉट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि बुखार की दवा लेकर के घर पर भी सही हो सकते थे, जबरदस्ती एडमिट कराया। एक और केस इसी में देखते हैं, फीवर केवल 100, लेकिन डेंगू पॉजिटिव, प्लेटलेट काउंट 1,78,000 और 12 घंटे 1,00,000। तो ऐसी कंडीशन में नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन स्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि प्लेटलेट बहुत ही स्पीड में नीचे गिर रही है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको हॉस्पिटलाइज करके केयर करने की जरूरत है। तो दोस्तों नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एडमिट तभी होना है जब डॉक्टर कहे। आपको अपनी मर्जी से डॉक्टर से नहीं बोलना है। जब डॉक्टर कहेंगे कि आपको एडमिट करके इलाज करने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के कुछ रीजंस होंगे, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ वाइटल्स होंगे, उस कारण से वो बोल रहे होंगे। तो ऐसे में डॉक्टर सब कुछ साबित कर लेंगे कंपनी के सामने, क्यों हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है ये कंपनी को डॉक्टर प्रूफ कर ले। अगर आपका एडवाइजर क्लेम्स में एक्सपर्ट है और उसको कानून की, नियमों की पूरी जानकारी है, तो वो एडमिट होने की सिचुएशन में या जब कोई तबीयत खराब होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी और अगर आप उससे संपर्क करेंगे तो वो पहले ही बता देगा कि नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि होती है कंडीशन, लेकिन कंपनीज उसको समझ नहीं पाती। इसलिए मैं कहता हूं बीच में एडवाइजर ऐसा होना जरूरी है जो आपकी स्थितियों को, आपकी बातों को, डॉक्टर की बातों को कंपनी तक प्रॉपर तरीके से पहुंचा सके।
मेरे केसेस में भी कई क्लाइंट्स की कंडीशन में मैं देख रहा हूँ नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन है, लेकिन रिपोर्ट से साबित नहीं हो रहा है, तो मुझे उनकी बात को बैकएंड से क्लेम डिपार्टमेंट तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे में अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ले रखी है, ब्रोकर के माध्यम से ले रखी है, बैंक के माध्यम से ले रखी है, तो आपकी बात नहीं पहुंचेगी और नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो क्लेम नहीं होगा। आंकड़ों के अनुसार कम से कम हर 100 रिजेक्शन में से 25 से 30 रिजेक्शन यानी 25 से 30% रिजेक्शन केवल नॉट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन के रीजन से होता है। और अभी मैंने पहले भी जैसा कहा, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर को गए दिखाने, किसी पेशेंट की तबीयत खराब हुई और उसको लेकर के गए, ओपीडी में दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, तो फिर आपको कुछ साबित करने, कुछ कहने, कुछ करने, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर वो डॉक्टर और हॉस्पिटल खुद ही साबित कर लेंगे कि नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन है। इसीलिए कैशलेस क्लेम में जाइए और जो कुछ कहना है, हॉस्पिटलाइज करने की कंडीशन अगर हो रही है तो वो डॉक्टर को कहने दीजिए, आप अपनी तरफ से मत बोलिए कि डॉक्टर साहब इनको एडमिट कर लीजिए। देखिए, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहां डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है, सब कोई पैसे के लिए काम कर। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो अगर आप जबरदस्ती प्रेशर डालेंगे डॉक्टर के ऊपर तो एडमिट तो कर लेंगे, लेकिन जब एडमिट वो कर लेंगे तो वो कंपनी के सामने नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और जब प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगी और उस स्थिति में पैसा क्लेम का आपको पे करना होगा। इसलिए सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आप डॉक्टर पे ही डिपेंड रहिए। आप पहले ओपीडी में दिखाइए पेशेंट को और उसके बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसा। अगर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है तो 98% केसेस में नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आते हैं क्लेम्स पर। हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों क्लेम दो प्रकार से होते हैं। एक तो कैशलेस, जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल एक कंपनी के, नेटवर्क का मतलब है कंपनीज कुछ हॉस्पिटल से टाई अप करके रखती हैं कि भाई हमारे मेंबर्स आएंगे, पेशेंट आएंगे तो इनको आप ट्रीटमेंट देना और उनका भुगतान हम करें, तो उसको बोलते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट। और दूसरे टाइप का जो क्लेम होता है उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट। रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए, कंपनी ने जिससे एम्पैनल कर रखा है, टाई अप कर रखा है, आप उस पर नहीं गए, आप किसी और हॉस्पिटल में गए, वहां पर कंपनी का कोई टाई अप नहीं है, तो आपने क्या किया, अपने पास से पहले पैसे का भुगतान कर दिया, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, डॉक्यूमेंट्स कंपनी को दिए, कंपनी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, इन्वेस्टिगेट किए और पैसा आपके खाते में आ गया, उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम। दोस्तों मैं प्रेफर करता हूं कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, कैशलेस क्लेम को, क्योंकि कैशलेस क्लेम की खास बात यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट कम ज्यादा लिखवा के देना, डॉक्टर से ला के देना, फॉर्म भर के देना, ये सब कुछ भी आपको नहीं करना है। सिंपली आपको एडमिट होना है, छोटा सा फॉर्म भरना है, अपना आईडी कार्ड जो है वो पे देना है और कंपनी अप्रूवल दे देती है। अब कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम कैसे होता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं यहाँ इसको बताने वाला हूँ। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पहले तो वो हॉस्पिटल आपसे कुछ छोटी सी सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराता है। किसी भी कंपनी की पॉलिसी हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, पहले कुछ बीमारी के अनुसार कुछ सिक्योरिटी अमाउंट आपसे जमा कराया जाता है, 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 इस तरीके से। उसके बाद हर हॉस्पिटल में एक टीपीए डेस्क होती है। छोटे हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर साहब को बताएंगे तब वो उस व्यक्ति को बुला लेंगे। बड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जैसे मेदांता, हेल्थ सिटी, वेदांता, फोर्टिस, मैक्स, इन सभी में टीपीए डेस्क अलग से होता है। टीपीए का मतलब थर्ड पार्टी असिस्टेंस, यानी कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए पे करेगा, हम उससे पैसा लेने में आपकी मदद करेंगे। वो एक डेस्क होता है, काउंटर होता है। तो आप उस टीपीए डेस्क पे जाएंगे, वहां से कंपनी का क्लेम फॉर्म लेंगे, सिंपली उस पे अपनी आईडी और डिटेल्स सब फिल करके वहां जमा कर देंगे। आगे का काम टीपीए डेस्क का है। फिर टीपीए डेस्क आपके पेपर्स को, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आई है, जो सिम्टम्स हैं, उन सब का पूरा एक डिटेल बना करके, पूरी एक फाइल बना करके टीपीए डेस्क उस फाइल को प्रोसेस के लिए, अप्रूवल के लिए कंपनी के पास भेजता है। अगर कंपनी का क्लेम डिपार्टमेंट उन डॉक्यूमेंट से संतुष्ट है तो एक इनिशियल अप्रूवल आ जाता है, इसको बोलते हैं प्री ऑथराइजेशन। मतलब क्लेम शुरू हुआ है, ये हमारे यहाँ मेंबर हैं, ठीक है आप इलाज करिए, जो पैसा आएगा हम देखेंगे, ये कंपनी कह रही है। कई बार ऐसा होता है, इसमें जो डॉक्यूमेंट टीपीए ने सबमिट किए हैं उतने से कंपनी का क्लेम डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है,
तो उस कंडीशन में कंपनी क्वेरी लगा, क्वेरी का मतलब उधर से कुछ प्रश्न आते हैं जो टीपीए के पास आते हैं और टीपीए उनका जवाब आपसे और डॉक्टर से प्रिपेयर करा के फिर वापस कंपनी को भेजता है। जैसे कि कोई पेशेंट एडमिट हुआ, उसकी कंडीशन से पता नहीं चल रहा है कि इसको क्या बीमारी है, रिपोर्ट से और पर्चे से, तो उस स्थिति में कंपनी क्वेरी करेगी कि ट्रीटिंग डॉक्टर से पूरा सर्टिफिकेट, एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ एलिमेंट और एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इनको। फिर उस क्वेरी का रिप्लाई जाता है और उसके बाद कंपनी आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इनिशियल अप्रूवल दे देती है, जिसे मैंने पहले भी बताया प्री ऑथराइजेशन बोलते हैं, शॉर्ट में प्री ऑथ बोलते हैं। ये हो गया, अब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब सारी चीजें जो भी खर्च हो रहे हैं वो आपको नहीं करने, कुछ भी वो सारा हॉस्पिटल खुद ही मैनेज करेगा। बड़े हॉस्पिटल जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे मैक्स, मेदांता, हेल्थ सिटी, रीजेंसी, फोर्टिस, फोर्ट, ये सब इनिशियल अप्रूवल आने के बाद दवा, खाना या पेशेंट के ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खुद ही करेंगे और एक कंबाइंड बिल बना के लेके चलेंगे, कम्प्रिहेंसिव बिल। अब जब डॉक्टर डिस्चार्ज बोलेंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए तो एक फाइनल बिल, पूरा ब्रेकअप का बिल बना करके टीपीए फिर से कंपनी को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजेगा, जिसको बोलते हैं प्री ऑथ इनहेंसमेंट, और वहां से सेटलमेंट लेटर एक जनरेट होकर के आएगा। ध्यान दीजिए, अगर यहां भी किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो कंपनी फिर से क्वेरी कर सकती है और उस क्वेरी के अनुसार उसके रिप्लाई आपको या आपके डॉक्टर को देनी होगी। उसके बाद फाइनल अप्रूवल आ जाता है और सेटलमेंट लेटर के अनुसार आपका सेटलमेंट हो जाता है। जो भी आपको पे करना है वो आपसे हॉस्पिटल ले लेता है, बाकी सारा जो कंपनी ने अप्रूवल दिया है वो कंपनी पे करने के लिए अप्रूवल देती है, हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज कर देता है। तो ये इस तरीके से कैशलेस क्लेम होता है। दूसरे टाइप का रिम्बर्समेंट क्लेम है। रिम्बर्समेंट क्लेम में मैंने पहले भी बताया है, आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां कंपनी का आपकी टाई अप नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में आपको जो भी रेट्स हैं, जो भी उसका बिल है, वो सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है और उसका पेमेंट खुद ही देना पड़ता है। सारे पर्चे संभाल के रखिए, बिल संभाल के रखिए, डॉक्टर के पर्चे संभाल के रखिए, डायग्नोसिस की रिपोर्ट संभाल के रखिए, और भी जो भी खर्चे हैं सारे बिल्स आपको रखने पड़ेंगे। फिर उनको कंपनी को एक फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। फिर वो कंपनी उसके बाद क्वेरीज लगाएगी या कुछ और रिक्वायरमेंट है तो कंपनी आपको भेजेगी लेटर। वो लेटर आमतौर पे मेल पे आते हैं आज के समय। आप उस लेटर के जवाब अपने डॉक्टर से या अपने हॉस्पिटल से या स्वयं, जैसा कि कंपनी ने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आधार पर डिसाइड होगा कि कहाँ से कौन से जवाब तैयार कराने हैं। मतलब डॉक्टर देगा जवाब कि हॉस्पिटल जवाब देगा या आप जवाब देंगे। वो क्वेरी कुछ भी हो सकती है। सपोज आप पैन सबमिट करना भूल गए क्लेम के साथ तो कंपनी पैन मांग लेगी। चेक भूल गए किस अकाउंट में पैसा आना है तो कंपनी चेक मांग लेगी। मर्ज की जो पेशेंट था उसकी प्रॉब्लम सही से समझ में नहीं आ रही डॉक्यूमेंट से तो कंपनी ट्रीटिंग डॉक्टर के सर्टिफिकेट मांगेगी। कुछ रिपोर्ट्स कम है तो रिपोर्ट मांग लेगी। कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी को लगेगा कि कम है वो सारे कंपनी आपसे क्वेरी करेगी। और रिम्बर्समेंट क्लेम में हमेशा थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि 2-3 बार आमतौर पर क्वेरी करती हैं कंपनीज। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेरी का रिप्लाई दीजिए और फिर जब सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी, कंपनी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी तो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्लेम रिजेक्ट होने के बाद गुस्से में पॉलिसी फाड़ कर फेंक देते। कई लोग रिन्यूअल नहीं कराते। तो दोस्तों रिजेक्शन, क्लेम रिजेक्शन समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्लेम रिजेक्ट होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पॉलिसी में एक कोई क्लेम कभी रिजेक्ट हो गया तो उसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक तरफा निर्णय दे दिया। कंपनी ने किसी न किसी कानून, किसी न किसी रूल का सहारा जरूर लिया होगा। आपको भले ही जानकारी नहीं है लेकिन कुछ कारण जरूर बताएं। कभी आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हो तो आप कोई बढ़िया एडवाइजर से तुरंत संपर्क करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ऑनलाइन ब्रोकर, बैंक को माध्यम मत बनाएं। किसी बढ़िया एडवाइजर को, किसी जानकार एडवाइजर को, किसी कानून के जानकार एडवाइजर को बीच में जरूर रखें, उसी के जरिए पॉलिसी लें। चलिए, फिर भी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है और पॉलिसी कहीं से भी है तो कोई बात नहीं, अपने जानने वाले किसी भी बढ़िया एडवाइजर जिसको क्लेम और कानून की पूरी जानकारी हो उससे तुरंत संपर्क करें। पॉलिसी का रिन्यूअल मत रोकें, पॉलिसी को फाड़ के मत फेंकें। इससे आपका ही नुकसान है, कंपनी का फायदा है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जेन्युइन क्लेम है आपका तो मैं आपका साथ दूंगा और सही एडवाइस दूंगा। एक बार क्लेम रिजेक्ट हो जाने पर ऐसा नहीं कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे रास्ते IRDA ने और भारत सरकार ने हम लोगों को दिए हैं। बहुत सारे राइट्स इंश्योरेंस कंज्यूमर्स को
दिए हुए हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और कंपनी आपकी बात को समझ नहीं पाई है तो एक बढ़िया एडवाइजर आपके क्लेम को निकाल लाएगा। इसलिए फिर से मैं कहूंगा, पॉलिसी फाड़ के न फेंकें और रिन्यूअल न बंद करें। मान लीजिए पॉलिसी आपने 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल से चला रखी है और पॉलिसी फाड़ के फेंकते हैं और रिन्यूअल बंद कर देते हैं, तो उसमें आपका ही लॉस है। जो टाइम पीरियड आपने पूरा काटा है 7 साल का, 6 साल का, वो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर कंपनी नहीं पसंद आ रही है, एडवाइजर नहीं पसंद आ रहा है, बीच में एजेंट नहीं पसंद आ रहा है, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है क्लेम के समय, और आपको समझ में आ रहा है कि इलीगली आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप पॉलिसी को पोर्ट भी करा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी फाड़ कर फेंकने और रिन्यूअल ना कराने से आपका केवल लॉस है, फायदा नहीं है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि तुरंत सही एडवाइजर को ढूंढें और उससे संपर्क करें। कोई ना मिले तो मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब समझते हैं क्लेम किन स्थितियों में रिजेक्ट होता है। आगे मैंने बताया है ये कुछ स्थितियां हैं, पर सभी स्थितियां नहीं। क्लेम रिजेक्शन पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम होते हैं जिनके तहत कंपनीज क्लेम को रिजेक्ट करती हैं। आइए समझते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां जानबूझ के क्लेम रिजेक्ट करती हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं हो सकती इंडिया में, क्योंकि उनके ऊपर IRDA रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो सीधे सामने से नहीं बोल सकती कि मैं क्लेम नहीं दूंगी, जो करना कर। ऐसा नहीं है। कंपनी किसी न किसी रूल्स के तहत, किसी न किसी कंडीशन के तहत ही क्लेम को रिजेक्ट करती है। तो इसको यहां समझना जरूरी है कि रिजेक्शन में हमारा अपना ही रोल होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तेज तर्रार कानून का जानकार एडवाइजर बीच में है तो वो क्लेम को रिजेक्शन से बचाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां क्लेम रिजेक्शन के सिचुएशन में हम खुद जिम्मेदार हो, हमारी अपनी मिस्टेक्स के कारण क्लेम रिजेक्ट होता है। चलिए समझते हैं किन कंडीशंस में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट होता है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आता है PED डिक्लेरेशन। ये मैंने वीडियो में शुरू में बताया है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे BP, डायबिटिक, पहले कोई एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, बहुत महीन ध्यान करके बताइए। सर में दर्द होता है, माइग्रेन की शिकायत है, कुछ भी, जो कुछ भी है वो सब पॉलिसी लेने से पहले कंपनी को जरूर बताइए और उसको देखिए कि पॉलिसी पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। भले ही वो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या 2 साल के बाद कवर होंगी, कोई बात नहीं। एटलीस्ट 3 साल के बाद, 4 साल के बाद कवर तो होंगी वेटिंग पीरियड के बाद। लेकिन अगर आपने नहीं बताया और इलाज के समय हॉस्पिटल में, तो आप बताएंगे ही, डॉक्टर को बताएंगे ही। आप नहीं बताएंगे, आपका परिवार बताएगा, बाकी आपके साथ तीमारदार बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज पॉलिसी ली और डायबिटिक छिपा ली और 1.5 साल के बाद हार्ट अटैक पड़ा और डायबिटिक पिछले 5 साल से थे आप। अब हॉस्पिटल में जब परिवार आपका लेके जाएगा तो डॉक्टर को तो बताएगा कि 5 साल से डायबिटिक है और ये दवा ले रहे हैं। आपने कंपनी को बताया नहीं, तो कंपनी तुरंत उसी का सहारा लेगी कि आपने चूंकि डायबिटिक छिपाया था इसलिए हम इस क्लेम को नहीं देंगे और क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करिए। पॉलिसी लेने से पहले जितनी भी बीमारियां पहले से आपके पास हैं वो सब कंपनी को लिखित में जरूर बताइए और देखिए कि पॉलिसी आने के बाद वो सब चढ़ी है कि नहीं चढ़ी। दूसरा रीजन है क्लेम रिजेक्ट होने का वेटिंग पीरियड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, 30 दिन, 2 साल और 3 साल या 4 साल, 3 तरह के वेटिंग पीरियड लगते हैं। सबसे पहले 30 दिन का, 1 महीने का। पॉलिसी लेने के बाद 1 महीने तक कोई बीमारी कवर नहीं होती। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है कुछ फिक्स बीमारियों के लिए 2 साल का, और तीसरा वेटिंग पीरियड होता है PED का, जो कि 3 साल या 4 साल का लगता है। तो अगर उस वेटिंग पीरियड के अंदर वो बीमारी आई है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप पे कर दीजिए, लेकिन आगे से वो कंडीशन कवर रहेगी उस पॉलिसी में। इसीलिए मैं कहता हूं समय से इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी। जितनी कम उम्र में लिया जाए हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनको होने के बाद आपको हेल्थ पॉलिसी नहीं मिलनी, जैसे एंजियोप्लास्टी, हार्ट में स्टेंट पड़ गए, बाईपास हो गया, कैंसर हो गया। इस तरह से तमाम गंभीर बीमारियां हैं जो होने के बाद आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसलिए समय से लीजिए, पहले से लीजिए। तो एक तो आपका हो गया PED डिक्लेरेशन नहीं किया, इस कारण से रिजेक्ट हो सकता है क्लेम। दूसरा हो गया अगर बीमारी वेटिंग पीरियड के अंदर आती है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा कोई भी लग्जरीनेस, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, कोई प्लास्टिक सर्जरी आप करना चाहते हैं, आपके नाक का शेप बढ़िया नहीं है, उसको चेंज कराना चाहते हैं, या कुछ और इस टाइप की कोई भी प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस में अगर नीड नहीं है तो कवर नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी तभी कवर होगी जब कोई एक्सीडेंट हुआ हो और प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत। आमतौर पर पॉलिसीज डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर नहीं करती हैं,
केवल एक्सीडेंट के केस में डेंटल ट्रीटमेंट कवर होता है। कोई भी कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात बीमारी, आमतौर पर वो भी पॉलिसी में कवर नहीं होती। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक किडनी नहीं होती है या छोटी होती है या कुछ और विकार है जो जन्मजात, तो वो भी हेल्थ पॉलिसी में कवर नहीं होता है। ज्यादातर पॉलिसीज में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होते। ड्यू टू अल्कोहल, यानी आपने किसी प्रकार का नशा कर रखा है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी कवर नहीं होगा। कोई भी इलीगल एक्टिविटी और फिर उस वक्त एक्सीडेंट होता है तो भी कवर नहीं होगा। वॉर की सिचुएशन, उसमें आप एक्सीडेंट होता है, घायल होते हैं, वो भी कवर नहीं होगा। किसी बीमारी का इलाज, ध्यान दीजिए मैं एक्सीडेंट नहीं कह रहा हूं, इमरजेंसी में एक्सीडेंट में आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन किसी बीमारी का इलाज आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में करवा रहे हैं और वो हॉस्पिटल ब्लैकलिस्टेड है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, कवर नहीं होगा। नॉट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन अगर एस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब कि आपने जबरदस्ती एडमिट करा दिया है, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी स्थितियां, पेशेंट की स्थितियां हॉस्पिटलाइजेशन नहीं शो कर रही तो भी क्लेम नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये आमतौर पर होता है हल्के फीवर में लोग जबरदस्ती एडमिट करा देते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब इसको एडमिट कर लीजिए बेटे को, या पेट में दर्द हुआ या हल्का डायरिया हुआ जिसको घर पे आप मैनेज कर सकते हैं, ओपीडी में दिखा करके कर सकते हैं, और हॉस्पिटलाइज कर दिया तो डॉक्टर हॉस्पिटल को तो अपने पैसे ले, लेकिन कंपनी के रूल्स के हिसाब से, IRDA के रूल के हिसाब से नॉट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की नीड एस्टेब्लिश नहीं हो रही, बन नहीं रही, तो उस कंडीशन में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। केवल डायग्नोसिस के लिए अगर आप एडमिट हो रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, एंजियोग्राफी करानी, कोई ब्लॉकेज नहीं निकला, एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, ये केवल MRI करानी है, प्रॉब्लम कोई नहीं, तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं दोस्तों जिन कंडीशंस में क्लेम रिजेक्ट होता है, लेकिन उसमें 90% मैंने देखा है गलतियां कस्टमर की ही होती, कंपनी सहारा लेती। कई बार कस्टमर तो बेचारा जेन्युइन चीज बता रहा होता है, लेकिन कंपनी को उसमें कानून का सहारा मिल जाता है, इसीलिए एडवाइजर का होना बहुत जरूरी। स्कूटी से आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाई, गिर गए, सर फट गया, वो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आमतौर पे लोग ऑनलाइन ब्रोकर से, एग्रीगेटर से, जैसे पॉलिसी बाजार या बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो पैसा देने के टाइम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब क्लेम लेना होगा तो आपको एक बढ़िया एडवाइजर बहुत जरूरी, क्योंकि परिवार तो हॉस्पिटल में परेशान है पेशेंट की वजह से, मर्ज से डरा हुआ है परिवार, उसके दिमाग में चीजें नहीं आती। तो अगर एडवाइजर आपका तेज तर्रार होगा, चालाक होगा, जानकार होगा, कानून का जानकार होगा, तो वो काम आएगा। वो बहुत सारी कंडीशंस आपको पहले ही बता देगा कि इस स्थिति में रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये बोलना चाहिए और वहां पर वो नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ गलत करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ आपकी जुबान ही आपको क्लेम रिजेक्शन की तरफ ले जाती है। अब जैसे कि डायबिटिक आप पिछले 6 महीने से, और आपका तीमारदार है जो पेशेंट के साथ में गया है, उसने डॉक्टर को लिखवा दिया भाई 4-5 साल से, और पॉलिसी 2 साल पुरानी है, एक्चुअल डायबिटिक आप 6 महीने पहले हुए, तो ये गलती आपकी तरफ से की गई। यहीं पर एडवाइजर का रोल होता है जो पहले ही समझा दे कि ये ऐसे बोलना है और ये ऐसे नहीं बोलना है। मैं अपने से जुड़े हुए सारे परिवारों से हमेशा पहले से कहता हूं कि कोशिश करिए किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में सबसे पहले आप मुझे कॉल करें। मैं अपना नंबर देता हूं, मैं अपने कैलेंडर्स देता हूं, मैं अपने बुक्स देता हूं, लिटरेचर देता हूं, क्योंकि आप मुझको पहले से कॉल कर देंगे तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि कंडीशन क्या है, किस हॉस्पिटल में जाना है जहां पर बढ़िया इलाज मिल सके, कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सा डॉक्टर ईमानदार है, कौन सा हॉस्पिटल ईमानदार है, और उसके अलावा किन कंडीशंस में और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दोस्तों, ज्यादा बोलना भी कई बार खतरनाक होता है, मैं खुल के कह रहा हूं, यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ओवर बोलना भी खतरनाक होता है, क्योंकि कंपनीज तो कॉर्पोरेट है, वो चलेंगी रूल्स पे, और अगर आप रूल्स के जाल में फंस गए एक बार तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाए। इसलिए बढ़िया एडवाइजर, जानकार एडवाइजर, तेज तर्रार एडवाइजर बहुत जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली हो। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए और भी कई वीडियोस मैंने बनाकर डाली, आप उनको भी देख सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और आप जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी मौके पर कितना काम आएगी, तो अपनी हेल्थ पॉलिसी की PDF मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा उसमें कितना दम है। या फ्रेश नई पॉलिसी लेना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सी लेनी, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, आज ही मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट प्लान सजेस्ट करूंगा, और क्लेम के समय जब हॉस्पिटल में आपके परिवार को जरूरत होगी तो मैं व मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई और भी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों पर आप चाहते हैं
तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। थैंक यू।